जय हिंद टू ऑल दी एस्पिरेंट्स। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। तो जैसा कि मैं करुण कुमार आपका पॉलिटी का लेक्चर लेता हूं, तो आज आपका लेक्चर थर्ड है। तो उससे पहले मैं हमारा जो गोयला क्लासेस की तरफ से आपको एक ऑनलाइन कोर्स ऑफर किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ डिटेल देना चाहता हूं। तो हमारे कोर्स का नाम है सर्वज्ञान, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सर्वज्ञान को दो चरणों में बांटा गया है, एक है प्रयास और दूसरा है संकल्प। अधिक जानकारी के लिए बताने से पहले, माफ कीजिएगा, अधिक जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ हमारे जो प्रीवियस ईयर रिजल्ट हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमारे रिजल्ट हैं जो काफी प्रयास के बाद हमें प्राप्त हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सर्वज्ञान है वो दो चरणों में बांटा गया है, प्रयास और संकल्प। तो प्रयास के द्वारा हमारी जो वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है वो आपका जो जीएस सेक्शन होता है, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसको कवर करती है। और यहां पर आप अगर चाहें तो सर्वज्ञान ना लेना चाहते हैं, केवल प्रयास लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास विकल्प है। आप केवल 4,999 में हमारा प्रयास का जो कोर्स है, जो ऑनलाइन कोर्स है, उसे ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं, जो हमारी वीडियोस हैं वो इस तरह की होंगी सर्वज्ञान में, जिसमें आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में आपको डिटेल मिलेगी टॉपिक्स की। ये हमारा प्रयास का जो सिलेबस है आप देख रहे होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री 11 लेसन्स। इस तरह से हम पूरा लेसन प्लान के हिसाब से ही काम करते हैं, जिससे कि जो भी हमसे जुड़ेगा हमारे किए हुए वादे में ही हम उस सिलेबस को पूरा कर पाए। ये आप देख पा रहे होंगे हरियाणा जी के 33 लेसन्स इस तरह से। आगे आप देखेंगे जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था संकल्प, उसमें भी केवल अगर आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जैसे कि केवल 999 में आप हमारा जो संकल्प टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इस तरह से आपको ये पैटर्न मिलेगा, जो वास्तविकता में जैसे आपके पेपर्स आते हैं उस तरह से ही ये लिया जाता है, जिससे कि आप लोग पहले से ही इससे फैमिलियर हो जाएं। और ये हमारे जो टेस्ट हैं स्पेसिफिक हैं, जैसे ज्योग्राफी का है, एंशिएंट हिस्ट्री का है, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सो ऑन। और पूरा स्केड्यूल हमने बना रखा है जिससे कि काम स्केड्यूल के हिसाब से ही पूरा हो। नेक्स्ट आप देखेंगे एक कंसोलिडेटेड टेस्ट भी हमारे GS 1 2 3 4 5, CSET 1 2 3 4 5 विद डेट। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जब आप टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद जो हमारी वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है वो इसको एनालाइज करती है, और उस एनालाइज के बेस पर आपको रैंकिंग दी जाती है, क्योंकि आपको रैंकिंग से ही पता चलता है कि आप मेरिट में कहां स्टैंड करते हैं, क्योंकि ये सब मेरिट की ही बात है। और उसके तत्पश्चात आपको एक डिटेल सॉल्यूशन दिया जाता है जो भी आपसे क्वेश्चनिंग की गई है। चलिए, तो ये हमारा कोर्स है, और ये जो सर्वज्ञान है उसमें आपको प्रयास भी मिलेगा और आपको संकल्प जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिलेगा। और इसकी जो कीमत हमने रखी गई है वो रखी गई है 5,499 की। ये बात याद रखिएगा, 5,499। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि मैं आप बता चुका हूं, इसकी जो कीमत रखी है 5,499। तो आइए मैं अब शुरू करने जा रहा हूं हमारे थर्ड लेक्चर ऑफ पॉलिटी, जो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे थे। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको बातें क्लियर करना चाह रहा हूं, तो आप जरा देखिएगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो भी अधिनियम मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिए हैं, चाहे वो 1773 है, 1784 है, इंडियन काउंसिल एक्ट की सीरीज है, इस तरह से जितने भी अधिनियम मैंने पढ़ाए हैं, तो उससे जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उससे आपको एक बात समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं जो एक समय जो तानाशाही है, तानाशाही को हम यहां ये समझेंगे कि सारे के सारे अधिकार एक व्यक्ति के पास या एक समूह, जिसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, उनके पास हैं। और जितना भी जो कार्य शासन प्रशासन किया जा रहा है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया जा रहा है, एक कार्यपालिका, यानी कि वाइसरॉय जो कह रहा है वो हो जा रहा है, राइट। और हम देखेंगे एक तरफ है लोकतंत्र, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी में आप देखते हैं जो भी हेड होता है, या राजा होता है या मुखिया होता है, वो जो जनता कहती है उसी हिसाब से चलता है। तो मान लेते हैं यहां पर मैंने 4
5 सर्कल बना रखे हैं, तो फैसला वही होगा जब ये मेजोरिटी, यानी कि 3 लोग हाँ कहेंगे तो हाँ होगा, 3 लोग ना कहेंगे तो ना होगा। तो हल्के हल्के आप देखेंगे जितने भी मैं अधिनियम आपको पढ़ाता जा रहा हूं, तो आपको दिखेगा जो रुझान है वो आ रहा है लोकतंत्र की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। यही बात अपने माइंड पे रखिएगा कि लोकतंत्र की तरफ रुझान आ रहा है। तो शुरू करने जा रहे हैं आज हम वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, जो कि है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और मैं बताना चाहूंगा इस एक्ट को एक और नाम से बोला गया है, जो कि है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। आई रिपीट, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको 1909 वाले में बताया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे और मिंटो एक वाइसरॉय हुआ करते थे। दोनों ने कुछ नियम दिए, फिर उन नियम के आधार पर अधिनियम बना। तो वही बात यहां पर भी लागू होती है। मॉन्टेग्यू जो है ये एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और जो चैम्सफोर्ड हैं ये वाइसरॉय हैं। ये दोनों मिलके भारत की स्थिति को देखकर नियम बनाते हैं और इन नियमों को कानूनी दर्जा दिया जाता है इस अधिनियम द्वारा, जो कि अधिनियम बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहां से आपने याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ही मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, जिससे कि हम इसको अच्छी तरह समझ पाए, ना कि रटे। देखिए ऐसा है, उस समय पहले मैं ये देखूंगा, एक तरफ सेंटर में लिख रहा हूं, एक तरफ प्रोविंस, यानी कि प्रांतों को प्रोविंस कहा जाता था, राइट। सेंटर में बैठते थे वाइसरॉय। आप जानते हैं 1858 वाले अधिनियम से ये वाइसरॉय बन गए हैं। और इनकी एक होती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक कार्यपालिका परिषद होती थी और एक लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में आपको पता है सर दिनकर राव, और एग्जीक्यूटिव में आपको पता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये मैंने आपको बात बता रखी है। वैसे ही प्रांतों में होते थे गवर्नर, और इनको भी 2 में विभाजित करेंगे, बिल्कुल रेप्लिका है, यहां पर एग्जीक्यूटिव, यहां पर लेजिस्लेटिव। और याद रखेंगे मैंने आपसे कहा था जो लेजिस्लेटिव होता था इसमें नॉन ऑफिशियल यानी कि इंडियंस की नियुक्ति की जाती थी, और इसमें भी नॉन ऑफिशियल होते थे इंडियंस। और हमने जो मेरा लेक्चर 2 था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह कहीं ना कहीं भारतीयों का जो इसमें भाग है वो बढ़ा दिया गया। द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस वॉज इंक्रीज्ड इन दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, परंतु एग्जीक्यूटिव में बढ़ाया नहीं गया। यहां पर अभी भी वर्चस्व जो था वो ऑफिशियल्स का था। ऑफिशियल मतलब ब्रिटिशर्स का था। तो ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं, इसको आपको अच्छी तरह समझना है। आगे अब हम देखेंगे इस अधिनियम में क्या होगा कि जो मुद्दे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, माफ कीजिएगा, जो सब्जेक्ट्स हैं उनका विभाजन होगा। इसको बेहतर समझ सकते हैं आप वर्तमान में जैसे आप जानते हैं, अगर मैं एक सब्जेक्ट का नाम लूं, लैंड जो भूमि होती है, उस पर आप जानते हैं उस पर जो कानून बनाता है वो राज्य बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं, राइट। वहीं पर मैं बात करूं डिफेंस की, तो जैसा कि आप जानते हैं डिफेंस में जो कानून बनाता है वो केंद्र बनाता है। तो आज भी आपको दिखता है कि जो मुद्दे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो विभाजित रहते हैं, राइट। और जैसे एक मैं यहीं पर बता देता हूं, जैसे एजुकेशन होता है, जो शिक्षा होती है, शिक्षा ऐसा है जो दोनों ही बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही जो कॉन्सेप्ट है 1919 वाले में जोड़ा गया कि जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल विभाजित कर दिए जाएंगे, ये बात कही गई है। परंतु ये भी याद रखेंगे, आगे एक बात बताई गई है, जो प्रांतों के मुद्दे हैं, आई रिपीट, जो प्रांतों के मुद्दे हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो, उनको फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है, फिर से उन्हें विभाजित किया गया है। किसमें? एक तरफ ट्रांसफर्ड, टी मतलब ट्रांसफर्ड, निश्चिंत रहिए ये डेटा आपके पास आपकी स्लाइड में मिलेगा, और एक है रिजर्व्ड, आर मतलब रिजर्व्ड, ओके। ट्रांसफर्ड में क्या था कि जो यहां का प्रोविंस का जो गवर्नर है और उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो मिलके इसमें कानून बनाएगी, और जो रिजर्व्ड है उसमें गवर्नर और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो मिलके कानून बनाएगी। अब ध्यान देने वाली बात है, जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे, जो अहम मुद्दे थे, वो रखे जाते थे रिजर्व में, और जो इतने अहम नहीं है, छोटे मोटे जो मुद्दे होते थे, उनको रखा जाता था ट्रांसफर्ड में। क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव में आपको पता है अब ज्यादा भाग कौन आ चुके थे? नॉन ऑफिशियल्स, यानी कि इंडियंस आ चुके थे।
और यहां पर अभी भी किसकी हिस्सेदारी ज्यादा थी? ऑफिशियल्स की, यानी कि कौन है यहां पर? ब्रिटिशर ज्यादा है। तो इसीलिए अहम मुद्दों को यहीं रखा गया। इसमें एक और समस्या थी, वो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। चाहे कोई बिल यहां पारित हो गया है, क्योंकि गवर्नर वही करेगा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेगी, कहीं ना कहीं लोकतंत्र शुरू हो चुका था। परंतु समस्या यह थी कि अगर कोई विधेयक है वो पारित हो गया है, वो तब तक यहां से अगर वो पारित हो गया है तो उसमें आखिरी जो सिग्नेचर, हस्ताक्षर होते थे वो वाइसरॉय के होते थे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, हालांकि भारतीयों का हस्तक्षेप बढ़ाया गया, परंतु असल शक्ति जो थी वो हमेशा किसके पास रही? वाइसरॉय के पास। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए। तो आइए अब इन्हीं पॉइंट्स को हम थोड़ा थियोरेटिकली समझते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, तो यहां पर आप देखेंगे ये सेपरेट करता है सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। मैंने बताया था केंद्र का अपना सब्जेक्ट होगा, प्रोविंस का अपना सब्जेक्ट होगा, पर असल में डिवीजन नहीं था वो, क्योंकि जो इतने अहम मुद्दे नहीं थे वही दिए गए थे गवर्नर और उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और आखिरी में जो हस्ताक्षर होंगे वो तो वाइसरॉय के ही होंगे। नेक्स्ट, इसने जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे मैंने आपको बताया था, उसको डिवाइड किया था ट्रांसफर्ड और रिजर्व में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको क्या ट्रांसफर्ड थे क्या रिजर्व थे, और इसी जो ये डिवीजन है इसी को कहा गया डायआर्की। क्या कहा गया? डायआर्की। ये एक ग्रीक वर्ड है, तो मुझे उम्मीद है डायआर्की का मतलब आप समझ चुके हैं। ये होता है ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे इसने जो बाइकैमलिज्म है उसकी भी स्थापना करी। अब बाइकैमलिज्म क्या होता है? जैसे कि आपने देखा वर्तमान में जो मेरी संसद है, संसद को दो सदनों में बांटा गया है। एक है अपर हाउस को हम कहते हैं राज्यसभा, और लोअर हाउस को हम कहते हैं लोकसभा। तो ऐसे जो दो सदन होते हैं उनको हम कहते हैं बाइकैमलिज्म। तो यहां पर ये फर्स्ट टाइम बाइकैमलिज्म लाया गया, और बाइकैमलिज्म याद रखेंगे ये लाया गया सेंटर के लिए, केंद्र के लिए लाया गया। याद रखेंगे इस बात को। प्रांत के लिए तो डायरकी लाई गई थी, प्रांत के लिए पी मतलब प्रोविंस, प्रांत के लिए डायरकी और केंद्र के लिए बाइकैमलिज्म। नेक्स्ट, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। अब डायरेक्ट इलेक्शन को मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो हमें आगे मिलेगा डेटा, तो अभी इससे मैं छोड़ रहा हूं। आगे देखते हैं। इट रिक्वायर्स दैट द 3 of the 6 मेंबर्स, यानी कि जो 6 सदस्य हुआ करते थे वाइसरॉय की कार्यपालिका परिषद में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अब उसमें से जो 3 हैं वो क्या होंगे? इंडियंस। वो क्या होंगे? भारतीय। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, हल्के हल्के आप देखेंगे कि भारतीयों को जोड़ा जा रहा है। ओके, क्यों जोड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि काफी आंदोलन होते हैं। जब हिस्ट्री वाले सर आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि कैसे विद्रोह होता रहा, और विद्रोह को शांत करने के लिए भारतीयों का हस्तक्षेप शासन प्रशासन में बढ़ाना पड़ा, और ये इनकी मजबूरी थी। किनकी? ब्रिटिशर्स की। तो आगे देखते हैं। एक इसने जो हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, अगर आपको याद हो 1909 द्वारा मैंने बताया था कि मुस्लिम को अलग कर दिया गया, तो यहां पर इसकी संख्या और बढ़ा दी गई, यानी कि मुस्लिम के अलावा सिखों को और भी जो हमारे उस समय समाज में रहते थे लोग, जो आज भी रहते हैं, उनको अलग अलग दायरा दे दिया गया। यानी कि जैसे सिख को सिख वोट करेगा, मुस्लिम को मुस्लिम वोट करेगा। तो इनका ये करने का तात्पर्य ये था कि जो भारत का जो समाज है, जो एक हो रहा था, ये ना उंगलियां एक हो रही थी, वो तोड़ दी जाए, वो अलग कर दिया जाए इन्हें, जिससे कि ये एकजुटता इनमें ना आए, अखंड भारत ना बने। नेक्स्ट देखते हैं। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। फ्रेंचाइजी मतलब है, जैसे आजकल आप जानते हैं कि 18 या 18 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं वो चुनाव में भाग ले सकते हैं, वोट दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उनकी कोई भी आर्थिक स्थिति हो वो दे सकते हैं। परंतु उसमें ऐसा नहीं था। उस समय कुछ कंडीशंस हुआ करती थी, कुछ परिस्थितियां होती थी जो आपको उसमें आपको उन परिस्थितियों में खरा उतरना होता था। जैसे आपका अगर एक आर्थिक स्थिति अच्छी है या आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी आपको चुनाव में भाग लेने का अधिकार था। तो उस समय क्या था कि कहीं ना कहीं जो चुनाव में भाग लेने का जो अधिकार था वो एक कुछ ही लोगों को दिया गया, और वो कुछ लोग थे जिनका आर्थिक पक्ष अच्छा था, जो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे थे, इन लोगों को रखा गया। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, एक नया ऑफिस स्थापित किया गया लंदन में। एक नया ऑफिस भारतीयों के लिए स्थापित किया गया लंदन में, जिसका नाम है हाई कमिश्नरी। जो दूतावास होते हैं ना आजकल, तो वो स्थापना लंदन में कर दी गई थी।
इस अधिनियम द्वारा। तो ये बात याद रखेंगे। तो सारे के सारे पॉइंट मुझे उम्मीद है आपको याद रहेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके। इस अधिनियम द्वारा एक स्थापना की गई, किसकी स्थापना की गई? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की। आई रिपीट, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। इसमें साफ लिखा था, इस अधिनियम में जो 1919 में आया था, इसमें साफ लिखा था एक पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग गठित किया जाएगा। इसी वजह से 7 वर्षों के बाद, या मैं कहूंगा 6 वर्षों के बाद, क्योंकि 1919 में यह नियम आया था और इसमें 6 वर्ष में जोड़ूं तो उसमें कहीं ना कहीं मैं पहुंच जाऊंगा 1925, सॉरी इसमें 7 वर्ष करिएगा, ठीक है। तो 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो गई है 1926 में। यह बात अच्छी तरह याद रखेंगे, क्योंकि यही बना आगे चलकर जिसे आप जानते हैं यूपीएससी। और पहली बार जो बजट होता है, प्रांत का अपना बजट होगा और केंद्र का अपना बजट होगा। जो आज भी आप देखते हैं राज्यों के अपने बजट होते हैं, यानी कि जब हम स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो हमारा उस राज्य से जुड़ा हुआ बजट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और एक केंद्र का बजट होता है। तो इसकी शुरुआत हो गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। और यहां पर देखिए एक बात की गई थी कि एक आयोग गठित किया जाएगा, एक स्टैट्यूटरी कमीशन यानी कि कानूनी आयोग गठित किया जाएगा, जो कि 10 वर्ष के पश्चात आएगा। यानी कि 1919 में यह अधिनियम आया और इसमें 10 वर्ष जोड़ूं तो 1929 को यह आयोग गठित किया जाएगा, जो भारत आएगा और यह देखेगा कि जो 1919 वाला जो अधिनियम बनाया गया है वो कैसा काम कर रहा है। तो याद रखेंगे 10 वर्ष बाद। अब ये स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो कानूनी द्वारा बनाया जाता है, उसे हम स्टैट्यूटरी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी कारणवश ये 2 वर्ष पहले बनाया गया, क्योंकि भारतीयों की मांग बढ़ती जा रही थी, कुछ विद्रोह होते जा रहे थे, कुछ ये जो अधिनियम है ये उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा था, जो आपको पूरा डिटेल आधुनिक इतिहास में मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि 2 वर्ष पहले ये गठित कर दिया जाता है 1927। गठित होना चाहिए था 1929 में, पर भैया गठित हुआ ये 1927 में। तो गठित हुआ था ये 8 नवंबर 1927 में, जो कि भारत पहुंचा 1928 में। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि भारत पहुंचने में इसको समय लगा। तो 1928 में ये भारत पहुंचा। इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी सर जॉन साइमन ने, इसीलिए इसको कहा गया है साइमन कमीशन। ओके, इसलिए आपने वो नारा सुना होगा, साइमन गो बैक, इस तरह से जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। साइमन ने चाहे जितना भी विरोध हुआ, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट कर दी थी, प्रस्तुत कर दी थी, और ये रिपोर्ट आधार बनी थी जो 3 गोलमेज सभाएं हुई थी। और आपको याद होना चाहिए कि जो दूसरी गोलमेज सभा है उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी जी ने। तो जो 3 गोलमेज सभाएं हुई थी, तत्पश्चात एक व्हाइट पेपर लॉन्च हुआ था। व्हाइट पेपर मतलब एक पेपर में लिखा गया था कि ये निष्कर्ष निकला है। हालांकि वो 3 के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल थी, फिर भी अंग्रेजों ने एक निष्कर्ष निकाला, और उस निष्कर्ष जो भी निकला, जो भी सुधार उसमें से निकले, उसको एक कानूनी रूप दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। यानी कि कहीं ना कहीं एक आधार बना है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने भैया अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट आधार बनी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, फिर इन्होंने कहीं ना कहीं एक व्हाइट पेपर दिया, और इस व्हाइट पेपर किसका आधार बना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो इसीलिए मैंने कहा कहीं ना कहीं साइमन कमीशन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से एक आधार बना किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जैसे कि मैंने ये जो मुद्दा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हमने पढ़ा है, उससे संबंधित अब हम प्रश्न देख लेते हैं, जिससे कि हमारी तैयारी अच्छी रहे और हम जरा फैमिलियर हो जाएं कि कैसे प्रश्न आते हैं। लेट्स सी। पहला देखते हैं, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, मैंने बताया था 1919 का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, रिफॉर्म वॉज पास्ड। तो कौन था इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर? तो इसका आंसर है डेविड लॉयड जॉर्ज। डेविड लॉयड जॉर्ज। देखिए, जब भी आपने यहां से यह भी सीखना है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट अधिनियम पारित हुए हैं तो वहां पर आपने इंग्लैंड में कौन पीएम है,
ये देख लेना है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है और वाइसरॉय कौन है, ये 3 डेटा आपने तैयार रखना है, राइट। जैसे कि 1919 मैंने आपको पढ़ाया है, अभी पढ़ाया, 1909 मैंने पढ़ाया, 1892 पढ़ाया, 1861 पढ़ाया। तो जितने भी अधिनियम है बस आपने ये डेटा तैयार कर लेना है कि उस समय वहाँ का पीएम कौन था और वाइसरॉय कौन है या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज, मैं पहले ही बता चुका हूं, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, याद रखेंगे, नहीं पूछा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, अच्छी तरह क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पूछा जा रहा है कि भैया इसने इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायर की, बिल्कुल करी थी डायर की, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट जो कि प्रांतों में लागू किए थे। तो ये आंसर तो राइट है, पर हमें रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि हमें सही गलत आंसर को दिखाना है, तो ये रॉन्ग हो गया। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड द वुमन, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल, तो ये भी रॉन्ग है, इसने एक्सटेंड किया था बिल्कुल। इट प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर ऑफ द सेंटर, इट प्रोवाइड द बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सही है। इट ग्रांटेड इंडिया फुल इंडिपेंडेंस, नहीं ये गलत है, तो ये राइट हो जाएगा। मैं उल्टा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर पूछा है गलत कौन सा है, क्योंकि इंडिपेंडेंस तो हमें मिली है 1947 वाले अधिनियम से, राइट, तो ये आंसर गलत है। तो इसीलिए पूरे ऑप्शन चेक करने हैं और इतना हमारा नॉलेज होना चाहिए कि हम उसे लिंक कर पाए। नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनल अवार्ड, क्योंकि आपको पता है कि 1932 में कुछ होता है वो हमें समझना है। देखिए ऐसा है जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखेंगे या आप जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, जितने भी आंदोलन आप पढ़ेंगे आपको कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि B.R. अम्बेडकर साहब जो हैं उन्होंने भारत की तरफ से कभी कोई आंदोलन में भाग लिया हो। हमेशा कहीं ना कहीं उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनकी तरफ ही रुझान रखा था। कारण ये था क्योंकि वो एक डिप्रेस क्लास से बिलोंग करते थे और वो काफ़ी शोषण हुआ करता था उस समय, क्योंकि धारणाएं ऐसी थी। हालांकि हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, हमने तैयारी करनी है, तो हम न्यूट्रल माइंड से सुनेंगे। तो यहाँ पर कुछ मतभेद हो गए थे क्योंकि एक जैसे कम्युनल अवार्ड दिए जा रहे थे, मतलब जैसे मुस्लिम को मुस्लिम वोट करेगा, औरतों को औरतें वोट करेंगी, इस तरह से जो ब्रिटिश सरकार थी वो समाज को तोड़ते हुए जा रही थी। तो इसी तरह जब मुद्दा आया कि डिप्रेस क्लास जो हैं, जो SC ST हैं, उनको अलग से, उनको भी जो SC कैंडिडेट है उसे SC ही वोट देगा, इस तरह की बात उठी, तो गांधी जी इसके विरोध में थे और B.R. अम्बेडकर कहीं ना कहीं इसके समर्थन में थे। तो इसीलिए इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ, उसी को हमने कहा है पूना पैक्ट, उसी को हमने कहा है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये सर आपको बताएंगे हिस्ट्री वाले कि पूना पैक्ट क्या है। फिलहाल मैंने थोड़ा आइडिया दिया आपको। तो यहीं पर से जो बात कही थी, मैंने बताई थी कि डिप्रेस क्लास यानी कि जो SC कैटेगरी है उसको जो अलग से कम्युनल अवार्ड दिया गया, वो कहीं ना कहीं किसने दिया था? रामसे मैकडोनाल्ड ने। ये बात याद रखेंगे। ये कौन थे उस समय? ब्रिटिश PM। ये कब की बात है? 1932। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। बाकी इसका डेटा आपको मिल जाएगा हिस्ट्री में। अभी हमने डेटा इसलिए उठाया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक जो कम्युनल अवार्ड की सीरीज थी वो बढ़ती जा रही थी, राइट, इसीलिए हमें ये डेटा लेना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, व्हेन वाज द कम्युनल अवार्ड अनाउंस, तो इसमें सीधे से आपका आंसर है 1932। 1932। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हु प्रपोज कम्युनल अवार्ड? हु प्रपोज, जैसे मैंने आपको बताया था, ये है रामसे मैकडोनाल्ड। सो जैसा कि अभी हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, और कहीं ना कहीं हमने देखा किस तरह से साइमन कमीशन आया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, व्हाइट पेपर बना, फिर एक आधार बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। और मैंने बताया था आपको कि ये एक्ट अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। तो आपके सामने जो आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लगाइए, ये काफी बड़ा एक एक्ट था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 321 सेक्शंस थे और इसमें 10 स्केड्यूल्स थे। 321 सेक्शंस यानी कि 321 धाराएं थी इसमें। और मैं यहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे कि आप कॉलेज में जब आप अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको पहले एक प्रोविजनल डिग्री मिलती है, उसके बाद आपको एक परमानेंट डिग्री मिलती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह भी काम किया है। वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह किसने काम किया था, वो क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए इसमें जो कहा जा रहा है ये एक माइलस्टोन रहा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का, कहां, भारत में। अब माइलस्टोन मतलब होता है जो आखिरी पत्थर होता है, जब हम कहीं मान लीजिए 10 मीटर रेस में हम दौड़ रहे हैं, तो जब हम एंड में वो रिबन को पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए माइलस्टोन होता है, वो जीत होती है हमारे संघर्ष की, जो हम दौड़ रहे हैं। तो जितना भी आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया, अंत में कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 द्वारा एक जिम्मेदार सरकार मिली। जिम्मेदार सरकार का यहाँ तात्पर्य है कि जो हमारे गवर्नर जनरल हैं या जो वाइसरॉय हैं, वो कहीं ना कहीं जो उस समय जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही थी उसको जवाबदेही होंगे। वो जो भी काम करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें आपको पता है कहीं ना कहीं नॉन ऑफिशियल मतलब जो भारतीय हैं उनको वो जवाब देंगे, राइट। आगे देखते हैं क्या क्या नियम है इसमें। इट प्रोवाइडेड, इसने क्या दिया है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जिसमें एक तरफ प्रांत है और एक तरफ है प्रिंसली स्टेट। जैसे आपको थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा इसमें, उस समय का भारत देखते हैं। जैसे उस समय का अगर मैं इसको थोड़ा इसको समझ लेते हैं, तो ये कुछ भारत का नक्शा है। तो उस समय का भारत को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो उस समय अगर मैं रेड बोलूं तो ये होते थे ब्रिटिश के प्रोविंसेस, और कुछ मैं ब्लू से देखूं तो ये होते थे हमारे प्रिंसली स्टेट। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ब्रिटिशर्स ही इनको कंट्रोल करते थे। तो इस तरह का कुछ भारत था, कुछ ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे जो रेड से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ ब्लू जो हमारे प्रिंसली स्टेट होते थे। तो इन दोनों को, यानी कि ये जो, तो आप देखेंगे जो एक ये रेड है और ये जो ब्लू है, यहां पर आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई, इन दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई और एक फेडरेशन यानी कि संघवाद बनाने की कोशिश की गई। जैसे अभी आप देखते हैं हमारे वहाँ वर्तमान में अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हम संघवाद में रहते हैं, जिसमें चाहे वो राज्य हैं जो केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब मिलके चलते हैं, राइट। तो इसी तरह उस समय कोशिश की गई। अब हम देखेंगे आगे कि कोशिश सफल रही या विफल रही। सो यहां पर हम देखते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा, हाँ। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसने कोशिश करी कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा जिसमें प्रोविंस होगा और प्रिंसली स्टेट होंगे, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं क्योंकि इसमें साफ मना कर दिया था प्रिंसली स्टेट ने, उन्होंने कहा हम इसे नहीं ज्वाइन करेंगे, तो इसीलिए ये वाला जो एक नियम था वो सफल नहीं हुआ। याद रखेंगे मेरी बात। नेक्स्ट देखते हैं डायरची। अगर आपको याद हो, जो डायरकी है या जो डायरची है, ये जो प्रांतों में लाई गई थी 1919 के द्वारा, वो हटा दी गई है। डायरची अगर आपको याद हो, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट ये हटा दिए गए हैं। किसने हटाए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने। और कहीं ना कहीं अब जो हमारे प्रांत हैं वो कहीं ना कहीं अब आज़ाद हैं। जो हस्तक्षेप हो रहा था उनके मुद्दों पे केंद्र द्वारा या गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा, अब वो इससे आज़ाद थे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नर है प्रांतों का, वो कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेगी उस हिसाब से ही काम करेगा, यानी कि भारतीयों के हिसाब से कहीं ना कहीं काम होगा। आगे बढ़ते हैं। परंतु देखिए 1937 में इसे लाया गया इस नियम को, ये डायरकी हटाने वाला, परंतु 2 वर्ष बाद 1939 में इसको हटा दिया गया, यानी कि स्थिति दोबारा से वही कर दी गई। तो ये भी विफल रहा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसी अधिनियम ने, 1935 वाले अधिनियम ने कहा था कि जो डायरकी है, जो पहले 1919 वाले ने प्रांतों को दी थी, डायरकी को केंद्र में लाया जाए। ये इस नियम ने बताया, इस अधिनियम ने बताया कि केंद्र में लाई जाए डायरकी, परंतु ये कभी भी इसको फॉलो किया ही नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं, जो बाइकैमलिज्म है, अगर आपको याद हो 1919 द्वारा केंद्र में लाया गया था। अब इसको कहीं ना कहीं जो हमारे उस समय के 11 प्रांत हुआ करते थे, उनमें से 6 प्रांतों में ये डायरकी बाइकैमलिज्म लाने की बात की गई। जैसे आज भी आपको, जैसे हमारे कुछ राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है, आपको पता होना चाहिए हमारे हर राज्य के पास विधान परिषद नहीं होती हैं। तो आपको रिसर्च करनी है कि वर्तमान में किन किन राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो उस समय जो 11 प्रांत थे उनमें से 6 ही प्रांतों में बाइकैमलिज्म यानी कि द्वि सदन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें याद करने का मैंने एक निमोनिक बना रखा है, जैसे आपको कभी पूछ लिया जाए कि
प्रांत कौन कौन से थे वो? तो जैसे 3 तो प्रेसिडेंसी थी, अगर आपको याद हो तो मैं एक बार दिखाता हूं आपको। जैसे आपको पता है बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इनके अपने अपने प्रांत भी थे, प्रोविंसेस थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, और एक जिसे हम बुआ कहते हैं, जैसे आप जानते ही हैं कि जो हमारे फादर की बहन होती है उसको हम बुआ कहते हैं। अब हम देखेंगे जो अगला नियम है वो क्या कहता है कि इसने कम्युनलिज्म को इसने भी और बढ़ा दिया। अब इसने जो कम्युनलिज्म है वो कहाँ पहुंचा दिया है? औरतों को भी पहुंचा दिया है, मतलब औरतों को ही वोट करेगी, और जो लेबर क्लास होती है वो उन्होंने अलग कर दी। यानी कि कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे, जो ब्रिटिशर्स हैं ये मांगे तो मान रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं ये भारत को जो समाज था उसमें विभाजन, जो प्रक्रिया थी विभाजन की, उसको बढ़ाते जा रहे थे। तो आप देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट हमारा दिख रहा है वो है इसने एबॉलिश किया किसे? काउंसिल ऑफ इंडिया को। अब ये क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ इंडिया क्या था? देखिए, अगर आपको याद हो 1858 के द्वारा एक पद बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाएगी, 15 मेंबर्स काउंसिल, उसी को कहा गया है काउंसिल ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे ये बनी किससे थी? 1858 से, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हटा दिया गया। याद रखेंगे ये 15 सदस्यीय परिषद को, ठीक है। पर इतना याद रखेंगे, अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको नहीं हटाया है, नोट करेंगे मेरी बात, अभी केवल उसकी परिषद जो है 15 सदस्यीय उसको हटाया है। आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के, क्योंकि काफी बड़ा है तो सारे पॉइंट हमें, सारे तो नहीं, जो हमारे एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें लेने होते हैं। तो आगे देखते हैं, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी। ये फ्रेंचाइजी वाली बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मतलब कि चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। तो कहीं ना कहीं उस समय की जो भी जनसंख्या थी उसका 10%, जितनी भी जनसंख्या थी उसका 10% बढ़ा दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कर दी जाए, यह बात इसमें कही गई। तो यहां पर थोड़ा याद रखिएगा, जैसे अब अगर मैं भी बात कर रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, पर जब भी आप देखेंगे आरबीआई की स्थापना कब हुई है, वो हुई है 1934 में। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये कैसे, ये तो ऑलरेडी स्थापित हो चुका है, तो इससे संबंधित अब नियम क्यों आ रहा है? देखिए, इसको सिंपल सा समझिएगा कि आरबीआई जो स्थापित किया गया था वो एक वाइसरॉय ने अपने लेवल पे स्थापित किया था। वाइसरॉय ने अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा आरबीआई की स्थापना करी थी, ठीक है। अब उसे कहीं ना कहीं एक अधिनियम द्वारा कहीं ना कहीं उसे दर्जा मिल गया है, कानूनी अधिकार मिल गया है, किसको? आरबीआई को। तो स्थापना आरबीआई की है 1934, परंतु उसको जो दर्जा मिलेगा वो 1935। ओके, आगे देखेंगे, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमने देखा था 1919 में बात की गई थी, फिर 1926 में केंद्र का पब्लिक सर्विस कमीशन बना था। अब यहां पर बात की गई है कि भैया अब जो है प्रांतों के लिए भी बनेगा, इसीलिए आप जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं इसी वजह से कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आज दिखते हैं आपको, कभी कभी 2 या 2 से ज्यादा राज्य एक ही आयोग द्वारा अपने पेपर कंडक्ट कराते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, वो भी यहीं से शुरू होता है। तो एग्जाम वाइज आपने ये याद रखना है कि कभी आपसे पूछा जाएगा कि यूपीएससी यानी कि जो सेंट्रल वाला पब्लिक सर्विस कमीशन उसकी स्थापना कब हुई है, तो वो आप कहेंगे 1926, और 1919 अधिनियम द्वारा, नियम जो है 1919 में आया था और उसकी स्थापना 1926 में हुई है, और 1935 द्वारा आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो स्टेट लेवल के हैं उनकी भी बात की गई है। ये चीज याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट, जैसे कि मैंने आज जो करंट की क्लास ली थी, सुप्रीम कोर्ट की बात करी थी मैंने, तो वहां पर आपने देखा होगा मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो फेडरल कोर्ट है वही सुप्रीम कोर्ट बना। आज का जो वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इसी फेडरल कोर्ट से बना है, ना कि वाला सुप्रीम कोर्ट जो 1773 में बनाया गया था, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, और ये कब स्थापित हुआ? 1 अक्टूबर 1937 को। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 को। और जो 28 जनवरी 1950, आई रिपीट 28 जनवरी 1950 को जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो बना। तो कहीं ना कहीं हम क्या सीखे, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो एक समय एक फेडरल कोर्ट हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, अब इससे संबंधित कोई प्रश्न है वो लगा लेते हैं, इससे जुड़े हुए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसने बनाने की कोशिश की थी, बिल्कुल की थी, चाहे वो सक्सेसफुल नहीं हुई। यूनिटरी सिस्टम तो नहीं था, कॉन्फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये भी नहीं था। तो इसका आंसर है ये,
तो याद रखेंगे, इसने नियम तो दिया था, चाहे वो लागू नहीं हुआ क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने सहयोग नहीं किया, परंतु नियम तो दिया था, तो हमारा ऑप्शन होगा ये। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया विथ हाउ मेनी प्रोविंसेस। विथ हाउ मेनी प्रोविंसेस, उस समय कितनी प्रोविंसेस थी, मैंने आपको बताया था 11 प्रोविंसेस थी। ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थी कितनी थी, 11। आपने अच्छी तरह याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट बनाया गया जो आगे चल के सर्वोच्च न्यायालय बनता है। विद हाउ मेनी जजेस, कितने जजेस इसमें अधिकतम थे, तो इसका आंसर है 7, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने रख सकते थे, 6। तो इसका आंसर है 7। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एबॉलिश डायरकी एट विच लेवल। डायरकी, क्योंकि 1919 में तो जो डायरकी थी वो लागू की गई प्रांतों में, और 1935 के तहत जो डायरकी है वो लागू होगी केंद्र की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि ये कहां पर हटाता है, एबॉलिश हटाता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोविंस में जो थी, यानी कि प्रांतों में जो थी डायरकी, उसको हटाने की बात की गई है। तो इसका आंसर है प्रोविंशियल लेवल पे। तो देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की होनी चाहिए, तब आपको पूरी तरह से ये संतुष्टि हो जाएगी कि आपका पेपर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज रिपील्ड एंड रिप्लेस बाय विच एक्ट। इस एक्ट को कौन रिपील करता है, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी इतना याद रखेंगे कि वो एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा जो एक्ट शुरू हो रहा है, जो आखिरी एक्ट है, वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसी के बाद जो भारत है वो स्वतंत्र होगा, सोवरन होगा, परंतु गणतंत्र नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखेंगे। भारत स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा, सोवरन होगा, संप्रभुता आएगी उसमें, परंतु गणतंत्र अभी नहीं होगा। गणतंत्र होगा, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को होगा गणतंत्र, रिपब्लिक। आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझते हैं। 20 फरवरी क्लेमेंट एटली साहब जो हैं, जो ब्रिटिश के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने घोषणा करी कब, 20 फरवरी 1947 को, कि भैया हम मतलब हम ब्रिटिशर्स 30 जून 1948 तक पूरा भारत छोड़ देंगे। अब देखिए, प्रश्न आता है, ये तो भारत को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, अब ऐसा क्या मजबूरी हो गई कि तय की गई जो तारीख थी 15 अगस्त, उससे पहले ये छोड़ने को तैयार थे, और उन्होंने घोषणा भी कर दी है 20 फरवरी 1947 को। तो इसका आंसर आपको मिलेगा आधुनिक, जब आप इतिहास पढ़ेंगे उसमें आपको दिखेगा कितना खतरनाक विद्रोह हो गया था, और कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन पे काफी दबाव था। तो इसी वजह से ये लोग बहुत जल्दी कर रहे थे अब भारत को छोड़ने की। तो इसीलिए घोषणा कर दी गई थी 20 फरवरी 1947 को, किसके द्वारा, क्लेमेंट एटली के द्वारा, कि अब हम भारत को 30 जून 1948 तक छोड़ देंगे पूरी तरह से। और एक घोषणा और की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, वो क्या की जाती है कि जो संविधान बनाया जाएगा, जब मैं आपको संविधान वाली बात बताऊंगा, जब संविधान सभा स्थापित की गई, संविधान सभा 1946 में बन चुकी है, वो हमारा दूसरा अध्याय है। अभी फिलहाल इतना याद रखेंगे, संविधान सभा बन चुकी है और वो संविधान बना रही है। तो इसमें एक पॉइंट उठाया गया 3 जून 1947 को, कि जो संविधान बनाया जा रहा है, जो भी संविधान सभाएं हैं जो संविधान बना रही है, वो भारत के उस हिस्से में लागू नहीं होगा जहां पर जो भारत के क्षेत्र संविधान को या भारत से जुड़ना नहीं चाहते। यानी कि भारत का जो संविधान बन रहा है, जो संविधान सभा है, वो जबरदस्ती नहीं करेगी उन क्षेत्रों में जो भारत से नहीं जुड़ना चाहते। ये कहीं ना कहीं इन्होंने एक ऐसा पॉइंट दे दिया जाते जाते, जो कहीं ना कहीं विवाद का कारण बनेगा। अब आप देखेंगे उसी तारीख को, जून 3, जो हमारे उस समय के वाइसरॉय थे माउंटबेटन, वो भी अनाउंस करते हैं 3 जून को कि एक माउंटबेटन प्लान लाएंगे, क्योंकि एक विभाजन हो रहा है, 2 देश बन रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया। तो उसके लिए एक माउंटबेटन प्लान तैयार किया जाता है, जो प्लान होगा पार्टीशन करने का। टेक्निकली इसका नाम है पार्टीशन प्लान, और इसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा खींची जाएगी, सीमा बनाई जाएगी, जिसे आप रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ एक ऑफिसर थे, उन्होंने ये काम किया। तो आगे हम देखेंगे, तो इसी तरह से
फिर इसके बाद जो भी माउंटबेटन ने जो भी प्लानिंग करी थी, जो भी था, उसको एक कानूनी रूप देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। क्योंकि इसको कानूनी करना था तो इसीलिए अधिनियम पारित किया गया है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे दिस एक्ट यानी कि 1947 वाला जो अधिनियम है वो भारत को एक इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता प्रदान करता है। कब से? 15 अगस्त से। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ऑथेंटिकेट करता है यानी कि इसकी घोषणा करता है, कानूनी रूप से स्वीकारता है कि भैया कि पार्टीशन होगा इंडिया का, ये पार्टीशन है। और भारत चाहे तो जो कॉमनवेल्थ है, जो कॉमनवेल्थ, देखिए कॉमनवेल्थ ऐसा था, जो भी ब्रिटिशर्स थे, जो भी देशों में इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी, उनको एक कॉमनवेल्थ जो समूह था उससे जोड़ा हुआ था। तो भारत को यह अधिकार दे दिया है कि अगर वो चाहें तो जो कॉमनवेल्थ की सदस्यता है उसको वो छोड़ सकते हैं, तो ये अधिकार दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं, हटाया जाता है किसे? वाइसरॉय के ऑफिस को। अगर आपको याद हो, वाइसरॉय का ऑफिस कब से बना था? 1858 से। और पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ये बात याद रखेंगे। तो वाइसरॉय के ऑफिस से वाइसरॉय को हटा दिया जाता है, यानी कि उसका पद हटा दिया जाता है। अब उसके बदले क्या बना दिया गया है? गवर्नर जनरल। यानी कि जो माउंटबेटन है वो उस समय वहीं पर पद में, उनके पास ये पद था, तो इन्हीं के समय पे जो वाइसरॉय है वो हटा दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो माउंटबेटन आपके एक आखिरी वाइसरॉय भी बनेंगे और एक गवर्नर जनरल दोबारा बनेंगे। जो गवर्नर जनरल पहले था फिर वाइसरॉय बनाया गया, फिर से ये गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, अगर आपको याद हो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था 1833 से, फिर उसको 1858 से वाइसरॉय बना दिया गया। फिर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो 1947 वाला एक्ट है, इससे वाइसरॉय को फिर गवर्नर जनरल बना दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आपने थोड़ा समझनी है, क्वेश्चन इससे बनते हैं काफ़ी, तो ध्यान से आपने अटेम्प्ट करना है। आगे देखते हैं, जो ये संविधान सभाएं हैं टू डोमिनियन की, डोमिनियन मतलब होता है कि पूरी तरह से अभी ये स्वतंत्र नहीं है, मतलब इनका जो मुखिया है अभी भी वो क्राउन थी। तो दो से यहां तात्पर्य है भारत और पाकिस्तान। तो यहां पर संविधान सभाएं जो थी ये दोनों देशों की जो बन रहे थे, पाकिस्तान और भारत, कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें और कोई भी संविधान अपना अपना सकते हैं। और जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो कानून बनाए गए थे, जो आपने पहले देखे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 1919 वाला या 1909 वाले, जितने भी एक्ट, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाए रही थी ब्रिटेन वाली, उसको ये एक्ट को हटा सकते थे। इनके पास ये शक्ति थी। इवन जो ये एक्ट द्वारा इनको ये शक्ति दी जा रही है, क्योंकि ये जो शक्ति दी जा रही है किस अधिनियम द्वारा दी जा रही है? इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसको भी ये हटा सकते हैं जो संविधान सभा है। तो इतना शक्तिशाली संविधान सभा को बना दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज टू एक्ट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। अब मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था उसको कहीं ना कहीं संविधान की तरह इस्तेमाल किया गया। देखिए ऐसा है, संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 नवंबर 1946 को हुई थी, 1946 को हुई थी। तो 1946-47 में संविधान बन रहा है, संविधान बना नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे देश स्वतंत्र हो गया है 1947 को। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। जो प्रथम जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहले शायद मैंने नवंबर कहा था, मुझे माफ कीजिएगा, वो है 9 दिसंबर 1946 को ये प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। तो संविधान सभा, अब आप समझिए कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, जब वो बनके तैयार हुआ था, तो वो था 26 नवंबर 1949 को वो बनके तैयार हो गया है। तो ये बात आपने समझनी है। अब आप देखेंगे इसी बीच 1946 और 1949 के मध्य, यानी कि 1947 में भारत आजाद हो गया है 15 अगस्त को। अब क्या, भारत आजाद हो गया है तो अब कैसे भारत का काम चलेगा, कैसे भारत चलेगा, वगैरह वगैरह। तो वहीं पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो नियम थे उसको माना गया। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1947 का जो अधिनियम आया है उसमें यह कहा गया है, अब जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो अब कहीं ना कहीं एक लेजिस्लेटिव, यानी कि जैसे हमारी संसद होती है जो कानून बनाती है,
उसका भी काम करेगी। तो संविधान सभा एक दिन संविधान बनाने का काम किया करती थी और दूसरे दिन कानून बनाने का काम किया करती थी। जब संविधान बनाया जाता था तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब कानून बनाया जाता था तो उसकी अध्यक्षता करते थे पहले हमारे जो स्पीकर रहे हैं जीवी मावलंकर। क्या नाम है? जीवी मावलंकर। हालांकि ये सारे डेटा आपके सामने अभी आने वाला है। तो आगे देखते हैं कि आगे जो 1947 वाला अधिनियम है उसमें और क्या पॉइंट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इट ग्रांटेड इंडियन प्रिंसली, ये प्रिंसली स्टेट देखिए, क्योंकि देखिए जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजा रजवाड़े थे, इन्होंने हमेशा वही किया जो ब्रिटिशर्स चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने जाते जाते इनको एक विकल्प दिया, या तो ये डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या एक तीसरा विकल्प दिया है, ये खुद स्वतंत्र रह सकते हैं। इसी वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर वाला विवाद हुआ है हमारे वहां, वो इसी की वजह से हुआ है। अगर ये विकल्प ही नहीं दिया होता तो या तो जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता या जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा होता। हालांकि वर्तमान में हम याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है। आगे देखते हैं, जो बात मैंने आपको बताई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका निभाई थी, वो बात यहां पर आपको दिखेगी। टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, जब तक नया संविधान नहीं बनेगा, बोथ द डोमिनियंस, जो बोथ डोमिनियन है कौन? पाकिस्तान और भारत। और डोमिनियन को मैं फिर बताना चाहता हूं, डोमिनियन मतलब है अभी भी ये रिपब्लिक नहीं बने हैं, यानी कि अभी भी जो मेन साइन होते हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी क्राउन का हस्तक्षेप है। तो इसीलिए इसे डोमिनियन कहा जा रहा है। जब ये अपना संविधान बना देंगे फिर ये डोमिनियन नहीं कहलाएंगे। तो जो दोनों के दोनों डोमिनियन है वो तब तक जब तक इनका संविधान नहीं बनेगा तो किस हिसाब से चलेंगे? एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखिएगा। कौन सा अधिनियम ने संविधान की भूमिका निभाई थी? वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो नियम उन्होंने अपने हिसाब से ही बनाए थे। तो ये बात भी बताई गई इसमें कि अगर डोमिनियन चाहते हैं, भारत और पाकिस्तान चाहता है कि उस अधिनियम यानी कि 1935 वाले अधिनियम में कुछ मॉडिफाई, कुछ परिवर्तन करना, वो कर सकता है, छूट है उसको। आगे देखते हैं, एक वीटो पावर होता है। वीटो पावर मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। जैसे हमारा जो आर्टिकल 111 है जिसमें राष्ट्रपति की वीटो पावर बताई गई है, वीटो मतलब हस्ताक्षर करना होता है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वीटो पावर थी मोनार्क की, उसको यहां से हटा दिया गया है, और अब जो वीटो करेगा वो कौन करेगा? गवर्नर जनरल। तभी मैंने कहा ये एक तरह का डोमिनियन थे अभी भी, क्योंकि ये कोई अधिनियम बनाते थे, अभी भी हस्ताक्षर किसके चाहिए थे? गवर्नर जनरल के। और गवर्नर जनरल कौन है? अगर भारत की बात करूं तो माउंटबेटन। ओके, आगे देखेंगे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जो माउंटबेटन है, उसको माफ कीजिएगा, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जो माउंटबेटन है, और जो प्रांतों के गवर्नर हैं, वो अब केवल क्या रह गए हैं? नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड, जैसे वर्तमान में आप देखते हैं जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं, केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, वो एक नॉमिनल हेड होते हैं। जो रियल पावर होती है वो राज्यों में मुख्यमंत्री के पास होती है और केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा जानने के लिए आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स एक्सेस करना होगा, जिसमें मैं आपको पूरा जो फर्क है, क्यों है, ये सब बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्द आप हमारा ऑनलाइन कोर्स, जो कि बहुत नाम मात्र 5499 में अवेलेबल है, उसको आप लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए, जैसे वर्तमान में आप जानते हैं राष्ट्रपति चाहें तो सिविल सर्विस जो होती है उसमें किसी का नाम दे सकते हैं। वैसे ही उस समय क्या होता था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, वो जो सिविल सर्विसेज उस समय जो कोवेनेंट सर्विसेज कहलाई जाती थी, उसमें अपने जो भी उसको लगता था ये इस पद के लिए सही है, उसको नॉमिनेट कर देता था। तो अब ये शक्ति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से छीन ली गई है, तो ये बात याद रखेंगे। और जो पुराने हैं जिनको लिया गया है, जिनका अपॉइंटमेंट बिफोर 15 अगस्त 1947 हुआ है, जिन सिविल सर्विसेज में जो हैं, सिविल सर्वेंट जो हैं, जिनकी नियुक्ति 15 अगस्त 1947 से पहले हुई है,
वो अपनी सर्विस और जो भी उन्हें भत्ते वेतन मिलता है वो उन्हें दिया जाएगा, ये बात की कही गई है। तो इतने पॉइंट आपने याद रखने हैं। आइए अब देखते हैं 1947 से संबंधित कुछ प्रश्न। तो सबसे पहला हम देखेंगे, हु इंट्रोड्यूस द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत जल्दी हो गई थी, वो थे क्लेमेंट एटली। 20 फरवरी को ही इन्होंने कह दिया था कि भारत को हम छोड़ देंगे, 20 फरवरी 1947 को। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी महत्वपूर्ण अधिनियम होते हैं तो उस समय पीएम कौन है, वाइसरॉय कौन है, इस तरह का डेटा आपने कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट विच वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कंट्रीज। आपको पता है क्या बन के आया है, भारत और पाकिस्तान। और मैं आपको बताना चाहता हूं 1950 को भारत पूरी तरह से आजाद हो गया था, रिपब्लिक बन गया था, परंतु पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन रहा। पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन रहा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आपको पता है फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो बने थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए इसी में अगर पूछा होता, ये इंडिपेंडेंट को हटा दिया होता, पूछा होता फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आप अगर इसको लॉर्ड माउंटबेटन करते तो गलत हो जाता। वहां पर आंसर आएगा आपका विलियम बेंटिक, 1833 द्वारा बनाए गए थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक। तो एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। आप अच्छी तरह जानते हैं आजादी तो 1947 में मिल गई थी, पर जो रिपब्लिक बना वो बना 26 जनवरी 1950 को। आप अच्छी तरह जानते हैं हम गणतंत्र कब बने, 26 जनवरी 1950 को। तो ये है पूरा डेटा जिसमें मैंने आपको पूरी बातें बता दी। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आज वो पूरा समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अपना अच्छी तरह तैयार करना है और आगे की सीरीज आपको बहुत जल्द मिलती रहेगी। तब तक जय हिंद।